कानून की दुनिया में सबसे पहली चीज जो ध्यान रखने लायक होती है वो ये होती है कि जो कुछ लिखा है आप उसी का फॉलो अप करेंगे और आपको अपने मन से कुछ भी करने की कोई इजाजत नहीं। अपील इंस्टीट्यूट कब होगी बताया गया, किन किन बातों को लेकर हो सकती है ये बताया गया, कौन कौन कर सकता है ये बताया गया। तो सिर्फ उन्हीं बातों को लेकर होगी, वे ही लोग कर पाएंगे और उसी प्रक्रिया से होगी। कोई और अपील कर पाए ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। अपील कौन कौन कर पाएगा तो आपको बताया गया कि अगर कंप्लेनेंट करना चाहता है तो उसे 3 ही बातों में हक दिया गया और वो भी 2009 में मिला। कहां 372 में 3 बातें, सिर्फ 3 बातें। अगर दोष मुक्ति है उसके विरुद्ध, अगर प्रतिकर दिया गया है और अपर्याप्त तो अपर्याप्त प्रतिकर के प्रश्न पर, और तीसरा अगर छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ, और छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध आपको कहा था सेक्शन 222 उसी के मुताबिक होगा। जब तक हम बैठे हैं हमें सुनिए, जब तक हम बैठे हैं हमें सुनिए, बेयर मत देखिए, बेयर घर के लिए। और बेयर देखकर अगर आया होता तो किसी चीज की कोई रिलीवेंसी थी ही नहीं, हमारी तो कोई जरूरत नहीं थी। तो क्या है, छोटे अपराध के लिए अगर दोष सिद्ध किया गया और छोटे अपराध के लिए दोष सिद्धि 222 में ही होगी। वहां कहा है कि जो चार्ज था, जो आरोप था वो किसी अन्य अपराध का था और एक छोटा पूरा अपराध ये साबित हुआ है, लेकिन वो साबित नहीं हुआ जिसका आरोप था। तो छोटे अपराध के लिए दोष सिद्धि हो सकती है। तो अगर कंप्लेनेंट अपील करना चाहता है तो 3 ही ग्राउंड है उसके पास, और चूंकि 378 या वर्तमान की 419 इसको अमेंड नहीं किया, इसलिए कंप्लेनेंट को एक हक और हासिल हो जाएगा। और वो हक क्या होगा कि वो चाहे तो उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है उन मामलों की जो उसमें परिवाद पर संस्कृत थी। और जबकि 372 का अधिकार उसे दोनों दशाओं में मिलेगा। मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है, यह मामला पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित है। और अन्यथा तो शब्द नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा संस्थित है उसमें वो मामले भी आ जाएंगे जब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस सुमोटो लिया, और जबकि उस दशा में परिवादी को अपील का हक नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दशा में परिवादी स्वयं, ठीक है, व्यक्ति ना होकर, वो व्यक्ति जिसके साथ घटना घटी वो ना होकर स्वयं मजिस्ट्रेट होगा और वो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आपका कंप्लेनेंट अगर अपील फाइल करना चाहता है तो 372 में दोनों दशाओं में मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है या मामला उसके द्वारा परिवार पर संस्थित किया गया, दोनों दशाओं में उसे हक प्राप्त होगा। लेकिन 378 या 419 सबसेक्शन 4 वहां जो उसे हक मिल रहा है वो कब मिल रहा है, जबकि उसने मामला परिवार पर संस्थित किया। और 372 और 378 ये 413 और 419 सबसेक्शन 4 के बीच बेसिक डिफरेंस आ रहा है। वो बेसिक डिफरेंस ये है कि 413 या 372 का हक एब्सोल्यूट है, अनकंडीशनल है, उसके लिए किसी शर्त को पूरा नहीं करना है परिवादी को, जबकि 419 सबसेक्शन 4 उसे अनकंडीशनल नहीं मिल रहा है। वहां उसे उच्च न्यायालय की विशेष इजाजत ये चाहिए, और वहां लोक सेवक अगर परिवादी है या व्यक्ति परिवादी, इस आधार पर कोई फर्क नहीं किया गया। और जहां तक दोष मुक्ति के विरुद्ध अन्य अपीलों की बात है तो राज्य सरकार को हक प्राप्त है कि वो दोष मुक्ति के विरुद्ध किसी भी मामले में, और इस शब्द पर बार बार जोर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
कि हम कितना भी कहें कि ये बात ठीक है, लेकिन आप उन बातों को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं जो आपने आदत से सीख ली है। मजेदारी यही है कि आप खूब जानते हैं कि जो हम आदतन कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन आप वो जो आदतन सीखे हैं उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आप खूब जानते हैं कि हमारी जो दशा है ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई ये बताए कि आपकी दशा ठीक नहीं है तो आपको खराब लगता है, आपको बुरा लगता है, जबकि आप ये जानते हैं कि ठीक नहीं है। और मजेदारी ये भी है कि जब तक ये स्वीकारोक्ति नहीं आएगी कि मेरी दशा ठीक नहीं है आपके अंदर से, तब तक सुधार की ओर कोई रास्ता खुलेगा ही नहीं। क्योंकि सुधार तब होगा जब जिसमें सुधार की जरूरत है वो ये माने कि सुधार की आवश्यकता है। दुनिया मानती रहे सुधार की आवश्यकता है और सिर्फ वही न माने तो सुधार संभव नहीं। जब वो मानेगा सुधार की जरूरत है तभी सुधार शुरू होता है, इससे पहले होता ही नहीं। और जिसे सुधार की जरूरत है उसे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी आंखें खोल देनी है। और आंखें खुलना नेचुरल प्रक्रिया है। आंखें बंद करना यह कृत्य है, आंखों का खुलना कृत्य नहीं है, क्योंकि जो स्वाभाविक है वो कृत्य नहीं होता, जो अस्वाभाविक होता है वो कृत्य होता है। तो आंखों को बंद करना, इसमें आपको प्रयत्न करना है, आंखों को खोलने में प्रयत्न नहीं करना है। वो स्वाभाविक अवस्था है आंखों की। लेकिन मजेदारी यह है कि सत्यता न दिखे इसके लिए आप प्रयास पूर्वक आंखें बंद किए। मजेदारी यह है, ठीक है। आप खूब जानते हैं कि हमें नहीं आता, ऐसा कोई नहीं है जिसे ये पता ना हो। दुनिया में कोई है ही नहीं जिसे ये मालूम ना हो कि उसमें क्या कमी है। लेकिन मजेदारी यह है कि कोई भी अपनी आंखें खोलकर नहीं देखना चाहता, सिर्फ आंखें खोलकर जानता है कि है कमी, लेकिन एक डर पकड़े हुए हैं, एक अजीब सा भय है कि अगर हमने आंखें खोल दी और स्वीकार कर लिया हम में ये कमी है, तो पता नहीं हर व्यक्ति के अंदर ये भाव क्यों मौजूद है कि उसकी कोई इज्जत लड़ियों पर चल रही है, वो इज्जत तत्काल खत्म हो जाएगी। ये भाव क्यों है समझ में नहीं आता। और मजेदारी ये भी है कि आप ये भी देखते हैं कि जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हमारे अंदर कमी है वे महापुरुष कहलाए। ठीक है, इसलिए कि उन्होंने स्वीकारा और जब जैसे स्वीकारेंगे वैसे सुधार है। लेकिन दिक्कत यह है, तो इसलिए हम बार बार दोष मुक्ति के विरुद्ध जो अपील है इसे दोहरा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी नियति से ये जानते हैं कि दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील पर पूछा जाएगा और आप गलत करेंगे। और इसलिए गलत करेंगे क्योंकि आपकी सोचने की जो प्रक्रिया है वो आपको वो सोचने ही नहीं देगी जो बेयर में लिखा है और जो एक्चुअल पोजीशन है। इसलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं उस बात को कि ये बात बिल्कुल बैठ जाए आपके दिमाग में, क्योंकि ये हम अनेकों बार देख चुके हैं कि एक ही चीज हमने कई बार बताई और जब पूछी तो आपने आदतन जो आपको पता था वही उत्तर दिया और वो गलत। तो इसलिए दोष मुक्ति की दशा में हम बार बार कह रहे हैं कि स्टेट उसकी ताकत बहुत बड़ी है दोष मुक्ति की दशा में। और स्टेट किसी भी मामले में, किसी भी मामले का मतलब किसी भी कोई भी मामला होता है, उस मामले में सिर्फ 10 रुपए का जुर्माना हो सकता था और कुछ भी नहीं हो सकता था। वो अपराध
पुरानी आईपीसी के अंतर्गत धारा 510 का अपराध था। 510 में क्या था? मत्त व्यक्ति जब लोक स्थान में अवचार करता है, अवचार मीनिंग देर भाई जाता है, ठीक है, पब्लिक प्लेस में, लोक स्थान पब्लिक प्लेस में वो अवचार करता है यानी जाता है, और अवस्था उसकी कैसी है? इंटॉक्सिकेशन की, वो मत्तता की अवस्था में, तो अपराध साबित होने पर सजा कितनी मिल सकती थी? 24 घंटे का कारावास। मामला सिर्फ इतना है और उसमें दोष मुक्ति हुई। स्टेट चाहे तो स्टेट उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगी, ठीक है। स्टेट दोष मुक्ति की दशा में अत्यंत ताकतवर है, लेकिन दोष मुक्ति की दशा में अपील अगर स्टेट को प्रस्तुत करनी है और उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करनी है तो फिर क्या करना है? उच्च न्यायालय की विशेष इजाजत वो परिवादी को भी चाहिए, कहां? सबसेक्शन 5 में, और स्टेट को चाहिए सबसेक्शन 3 में। और इसीलिए जो 378 या 419 की शुरुआत है वो क्या कहता है कि उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार, जैसा कि उपधारा 2 में उपबंधित है उसके सिवाय, और उपधारा 3 और 5 के उपबंधों के अधीन रहते, इस प्रकार के शब्दों से उस सेक्शन की शुरुआत होती है। तो अपील एक सीरियस मैटर है। वो अधिकार या अपील प्रस्तुत करने का काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे ये अधिकार मिला है, और जिन परिस्थितियों में जहां तक मिला है उन्हीं परिस्थितियों में और वहीं तक इस अधिकार का एंजॉयमेंट हो सकता है। आपका ये अधिकार आपके मूल अधिकार जैसा नहीं है। आपके खिलाफ कुछ डिसाइड हो गया है इसलिए आप अपील करेंगे ही, आपकी ये बात मानी नहीं जाएगी। आप अपील केवल तब करेंगे और उन्हीं स्थितियों में और उसी विस्तार तक करेंगे जिन स्थितियों में जिस विस्तार तक आपको अपील का हक मिला है। जैसे आपने अपनी स्वीकृति इसके आधार पर दोष सिद्धि ये प्राप्त किए, तो दोष सिद्धि के विरुद्ध आपको कुछ कहने का हक केवल उसी दशा में होगा जब आप ये कहो कि वो जो संस्वीकृति थी जिसके आधार पर हमें दोष सिद्ध किया गया था वो विधिता संस्वीकृति थी ही नहीं, केवल तब। और वो विधिता संस्वीकृति थी या नहीं ये कहां तय होगा? एविडेंस एक्ट सेक्शन 24 और 28 उसके आधार पर तय करेंगे कि वो कन्फेशन था या कन्फेशन नहीं था। अदरवाइज आपको दोष सिद्धि के तथ्य के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का हक नहीं होगा, लेकिन दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का हक नहीं। दंड का विस्तार और दंड की वैधता ये दो अलग बातें हो गई। उसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का हक आपका बना हुआ है, ये आपने देखा था। तो अपील का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है और अपील से संबंधित सवाल इतनी आसानी से सही नहीं होते। आपको लगता क्या है इससे कोई मतलब नहीं होता। आपको लगता है कि मेरा उत्तर ठीक है, वो उत्तर ठीक होता नहीं है। और ये परीक्षक की अपनी अपनी वृत्ति होती है, अपनी अपनी आदत होती है कि वो आपके मुंह पे ही कह सकता है कि गलत है, और ये भी कर सकता है कि कुछ न बोले, जो कुछ उसे कलम से करना है वो करे। ठीक है, तो स्थितियां दोनों हो सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका उत्तर ठीक है, वो तो गलती है। अब जब अपील इंस्टीट्यूट हो गई, उसी व्यक्ति ने इंस्टीट्यूट की जिसको इंस्टीट्यूट करना चाहिए था,
और उन्हीं परिस्थितियों में और उन्हीं उसी विस्तार तक इंस्टीट्यूट हुई है जिन परिस्थितियों में और जिस विस्तार तक इंस्टीट्यूट होना चाहिए था। तो अब अपील की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। और एक बात अपने दिमाग से कतई निकाल देनी चाहिए कि प्रक्रिया आप जो सोचते हो वो होगी, नो। और दूसरी बात यह भी निकाल देनी चाहिए कि प्रक्रिया वो होगी जो न्यायालय चाहेगा। आप एक बार ये पहली वाली बात तो भले ही अपने दिमागों से निकाल भी दो, लेकिन ये दूसरी निकालनी बहुत कठिन है। ठीक है, ये दूसरी तभी निकलती है जब आपको यह विश्वास आए कि कानून सबसे ऊपर है, न न्यायालय, न पीठासीन अधिकारी, न कानून बनाने वाले। क्योंकि कानून बनाएंगे आप जरूर, लेकिन फिर आप भी कानून के अधीन होंगे। परिस्थिति फिर कानून की ही सर्वोच्च होगी। और इसे ऐसे समझ सकते हैं जो हम कई बार बोला करते हैं कि आप किसी भी धर्म के धर्मावलंबी हों, लेकिन एक बात तो सब मानते हैं कि दुनिया में शाप हो या वरदान, ठीक है ना, यानी दुआ हो या बद्दुआ, दोनों फलित ईश्वर की ताकत से ही होती हैं। स्वयं ईश्वर उन्हें फलित करता है, ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर ने यह नियम बनाया है कि उसके अपने जो बंदे होंगे, उसके जो लोग होंगे, वो जो कह देंगे वो सच हो जाएगा। ये स्वयं ईश्वर का नियम है। तो अगर स्वयं ईश्वर के लिए भी उन लोगों ने कुछ कह दिया तो स्वयं ईश्वर ने उनकी बात को सच किया है और वो सारा अपने जीवन में भुगता है। ठीक है, स्वयं ईश्वर ने भी वो भुगता है, ये वो दिया है जो उसके मानने वालों ने कह दिया कि ये होना चाहिए, वो उसने कर दिया। चाहे तो ना करे क्योंकि वो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन अगर सर्वशक्तिमान भी अपनी बात को कायम नहीं रखेगा, ठीक है, तो बातों पर से भरोसा, बातों पर से छोड़िए, दुनिया से भरोसा ही उठ जाएगा। क्योंकि फिर लोगों को लगेगा जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे ऊपर है, वो भी अपनी बात पर कायम नहीं रहता, तो बाकी कौन अपनी बात पर कायम रहेगा। तो इसलिए न्यायालय या कानून बनाने वाले भी वो नहीं कर सकते जो कानून में नहीं लिखा है। बस इतनी सी बात समझना आपको बहुत कठिन रहती है, यही बात समझ में नहीं आता। ये तो कुछ हद तक समझ में आ भी जाता है, ये भी बहुत मुश्किल से आता है कि अपील की जो प्रक्रिया या सुनवाई की जो प्रक्रिया आपके दिमाग में है, वो प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यह भी बहुत मुश्किल से आता है। यह भी आसानी से अगर आता हो तो भी बात चल जाएगी, तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि आपको यही वो बात है जो आपको अंदर अंदर ये विश्वास दिलाए रखती है कि आता तो हमें है, बस सिर्फ पढ़ लेने की जरूरत है। आपका विश्वास अंदर से क्या होता है? ये होता है कि आता तो हमें है ही है, क्योंकि कानून में ही क्या, अपील फाइल होगी, सुनी जाएगी। ठीक है क्या, यही तो है कि अपील फाइल होगी, सुनी जाएगी। अब ये तो हमें मालूम ही है, खाली पढ़ लेने की जरूरत है। ये विश्वास आपके मन में होता है, इसलिए आपको इस पर विश्वास करने में भी दिक्कत आती है कि जो यहां लिखा है, यदि वो आपकी मानसिक धारणा से मेल नहीं खाता तो यह लागू होगा, आपकी मानसिक धारणा नहीं। ठीक है, यह तथ्य स्वीकार करने में आपको समस्या होती है, लेकिन यह तो तब भी स्वीकार हो जाता है। यह स्वीकार करने में तो बहुत कठिनाई है, क्योंकि सारी दुनिया, अखबार, टीवी, रेडियो,
ठीक है, बेवकूफ टाइप के वकील, ठीक है, ये सब आपको समझाने पर लगे हैं, ठीक है, बेवकूफ टाइप के टीचर, आपके सीनियर जो मूर्ख टाइप के हैं वो स्टूडेंट, वो सब आपको समझाने में लगे हैं कि नहीं, न्यायालय तो जो चाहे सो हो सकता। इसलिए ये दूसरी बात स्वीकार करना बहुत कठिन है, और ये दूसरी बात स्वीकार करनी ही होगी, क्योंकि दांडिक विधि, क्रिमिनल लॉ, एक एक शब्द वो लागू होगा जो यहां लिखा है। और ये सारी भूमिका हमने इसलिए बनाई कि जब हम अपीलेट कोर्ट की शक्तियां ये बताना शुरू करेंगे और अपीलें कैसे सुनी जाएंगी ये बताना शुरू करेंगे, तो ये बातें महत्व की होने लगेंगी। और हम एक शब्द भी अन्यथा नहीं बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं उसका कोई मतलब है। अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील आपका रिजेक्ट हुआ तो दोबारा अपील फाइल नहीं होगी, क्योंकि अपील एक मिलेगी आपको, ठीक है। अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील आपका फाइल रिजेक्ट हो गया बिना सुने, तो फिर दोबारा अपील प्रस्तुत नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपील एक मिलेगी, यही लिखा है यहां, दो अपीलें हो नहीं सकती, और जब एक रिजेक्ट हो गई तो दूसरे की कोई गुंजाइश ही नहीं। नाउ यू कैन फाइल द रिवीजन, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, 136, 132, 133, 134, 133 तो दांडिक मामलों में उपलब्ध ही नहीं होगी, और वहां कोई आवश्यक नहीं कि आपको अपील का हक मिलेगा भी, क्योंकि वहां कंडीशन प्रेसिडेंट है, एक अधिकार के नाते मिलेगी, उससे कोई मना नहीं कर सकता, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। और वो भी उन दशाओं में नहीं मिलेगी जिन दशाओं में न मिलने की बात यहां लिखी है, वो भी उन दशाओं में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर प्रस्तुत हो गई तो मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम लोग सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी में आदेश 23 आता है, अब तो शुरू होगी सीपीसी, ज्यादा मुझे लगता है 20-25 दिन और लगने चाहिए, उसका सीपीसी शुरू होगी। तो सीपीसी में ऑर्डर 23 ये आएगा, वो विड्रॉल ऑफ द सूट की बात करेगा, और आप कहेंगे कि सब सूट की बात करेगा तो अपील, तो आपको मालूम है कि अपील कहां, आदेश कौन से, 41, 42, 43, 44 और 45, इनसे गवर्न होती है, ठीक है। आदेश 41 में मूल आदेशों से अपील है, आदेश 22 है, ठीक है, अपीलीय डिग्रियों से अपील है, ठीक है। 43 आदेशों से अपील है, शायद नहीं 43 या तो आदेशों से अपील है, 44 में आदेशों से अपील है, और इनमें से एक में निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील है, यानी या तो 43 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा है, 44 में आदेशों से है, या विस वर्षा ये हो सकता है, और 45 में उच्चतम न्यायालय में अपील है। लेकिन लगभग वैसी ही है जैसा ट्रायल कोर्ट में सिविल सूट की सुनवाई होती है, वैसे ही लगभग अपील की सुनवाई रहती है। तो वहां क्या है, विड्रॉल ऑफ द सूट, आप विड्रॉ कर सकते हैं सूट को विद परमिशन ऑफ द कोर्ट, अपील भी आप विड्रॉ करना चाहो कर लो, लेकिन क्रिमिनल मामलों में आप अपील विड्रॉ करना चाहो नहीं कर सकते, अपील विड्रॉ नहीं होगी। क्रिमिनल अपील फाइल करने का आपको हक है, ठीक है, वो भी तब और उन परिस्थितियों में और उस विस्तार तक, जिन परिस्थितियों में जिस विस्तार तक और जिन बातों पर आपको अपील फाइल करने का हक दिया गया है, लेकिन आपको अपील वापस लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि विड्रॉल ऑफ अपील, इसको मंजूर करना अपील न्यायालय की शक्तियों में नहीं है। यह सिर्फ एक वानगी हमने आपके सामने रखी है, वो भी आपके मन की इस धारणा को दूर करने के लिए
कि दांडिक मामलों की प्रक्रिया आपकी इच्छा से या न्यायालय की इच्छा से संचालित होगी। नहीं, यह संचालित सिर्फ इसी बीएनएसएस या सीआरपीसी से ही होगी। अगर यहां लिखा है कि अपील सुनी जाने से पहले पक्षकारों को नोटिस होना चाहिए, तो होगा। अगर यहां लिखा है कि अपील निर्णित करने से पहले जो विचारणा न्यायालय का अभिलेख है, यानी रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट है, उसका परसुएशन होगा, तो होगा। और अगर मानिए स्थिति यह आ गई कि जो अभिलेख न्यायालय का रिकॉर्ड है ये खत्म हो गया, किसी कारण से नष्ट हो गया, आग लग गई, ये कोई अन्य कारण है जिस वजह से वो अब मिल ही नहीं सकता, तो दो ही विकल्प बचेंगे, या तो रीट्रायल हो और या फिर अभियुक्त को छोड़ दीजिए। ठीक है ना, भले ही नीचे से दोषसिद्धि थी, दोषसिद्धि के विरुद्ध वो अपील में गया, लेकिन लिखा यह है कि अपील पर फैसला करने से पूर्व परसुएशन ऑफ द रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है, किसी कारण से वो नष्ट हुआ, तो फिर अपील न्यायालय ये नहीं कर सकता कि साहब दोष सिद्ध कर दे या दोष मुक्त कर दे, कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज अपील कैन नॉट बी डिसअलाउड आर अलाउड, कुछ भी आपको करना है। तो एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस, परसुएशन ऑफ द रिकॉर्ड, ये होना चाहिए। ये परंपरा में नहीं है अदालतों की। जैसे आप जाते ना अदालत में, वहां लिखते हैं आदेश, जब लिखेंगे सुना, पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है। ठीक है, तो ये क्यों लिखा है? ताकि ये पता लगे जब किसी सुपीरियर कोर्ट के पास मामला पहुंचे कि दे हैव पास्ड दिस ऑर्डर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड दे हैव नॉट पास्ड दिस ऑर्डर। इसको इंडिकेट करने के लिए ये शब्द इंडिकेशन है इस तथ्य के कि दे हैव अप्लाइड देयर माइंड, अदरवाइज हाउ इट कैन बी प्रूव्ड that after the application of mind this order has been passed by the court? कैसे प्रूव करेंगे आप भी कहते हो पढ़े, कैसे इसको साबित किया जाए या ना साबित किया, हम तो कैसे कितने बजे तक पढ़े थे, क्या पढ़े, ठीक है, कौन सा विषय पढ़े, कहां से कहां तक पढ़े, इससे पता लगेगा। आप जो कुछ बताओगे उससे आपके स्टेटमेंट की सत्यता अथवा असत्यता दोनों जांचे जा सकते हैं, परखे जा सकते हैं। तो अगर यहां लिखा है कि आफ्टर दी, ठीक है, हियरिंग ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों को सुनने के बाद आप डिसाइड करें, तो पक्षकारों को आपने सुना, यह कैसे साबित हो? तो आपके निर्णय में ऐसे इंडिकेशन होने चाहिए जिससे यह तय हो सके कि आपने पक्षकारों को सुना था। अगर आपका निर्णय इस बात की सूचना नहीं देता कि आपने पक्षकारों को सुना था, तो फिर कैसे माना जाए कि आपने सुना था? इसलिए आप देखेंगे कोर्ट के निर्णय में लिखा होता सुना, पत्रावली का अवलोकन किया, ये इंडिकेशन देने के लिए लिखा होता, ये परंपरा नहीं है। आपके मनों में यह रहता है कि शायद निर्णय लिखने का यह तरीका है, यह परंपरा है। ये परंपरा नहीं है, ये कोई रूढ़ी नहीं है, ये कोई कस्टम नहीं है। ठीक है, इसके बिना यह तय नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात यह है कि आप दिमाग में बिल्कुल कतई फिक्स करके ये बैठा लें कि यहां जो नहीं लिखा वो नहीं होगा, यहां जो लिखा बस वही होगा।
हाँ ये ठीक है कि यहां जो लिखा है वो कहां से होगा, ये अलग बात, ये अलग बात। उसके लिए हो सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय से न हो, सेशन से हो, सेशन से ना हो हाई कोर्ट से हो, हाई कोर्ट से भी ना हो सुप्रीम कोर्ट से हो, कहां से होगा नहीं कह सकते, क्योंकि मूर्ख हर जगह विद्यमान है, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन होगा अंततः यही जो यहां लिखा है। हम ये नहीं बता सकते कहां से होगा, लेकिन होगा यही है। इसलिए कानून की दुनिया में सबसे पहला जो विश्वास है वो ये जमाने के लिए। तो अपील आप देखें, इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील हो चुका। अब देखेंगे, कहता है सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। सेशन न्यायालय कहा उसने, उच्च न्यायालय नहीं कहा। इसका मतलब द प्रोसीजर विच इज गिवन एट हियर दैट विल बी एप्लीकेबल in the session court only when he will function as the appellate court, because you know very well that session court is a court of trial also, ठीक है, in case of a offense trial by court of session, ठीक है ना। तो अगर सेशन न्यायालय विचारण न्यायालय की तरह काम कर रहा है तो ये सेक्शन लागू नहीं होंगे। तब जो सेक्शन लागू होंगे वो पुरानी सीआरपीसी में 225 से लेकर 237 तक दिए थे, ठीक है, तब वो सेक्शन लागू होंगे जो बीएनएसएस में करस्पॉन्डिंग बदल गए। हां, अपीलेट कोर्ट की तरह काम कर रहा है। तब यहां कहता सेशन न्यायालय के समक्ष अपीलें कैसे सुनी जाएंगी, तो उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सेशन न्यायालय सेशन न्यायाधीश को की गई अपील सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएगी, मीनिंग देयर बाय हु इज कॉम्पिटेंट टू हियर द अपील। दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड हियर दे आर सेइंग, ठीक है, दैट सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 सेशन जज और एडिशनल सेशन जज may hear the appeal which is instituted in the court of session। और सेशन में अपीलें आएंगी कब, तो अगर दोष सिद्धि से हैं, ठीक है, तो दोष सिद्धि मजिस्ट्रेट के द्वारा होनी चाहिए, ठीक है। आपने देखे थे 325 के अधीन आदेश पारित हुआ है, 360 के अधीन आदेश पारित हुआ है, ठीक है ना। तो सेशन में अपीलें कब आएंगी, ये आपने 374 या 415 में देखा था। तो अगर सेशन में अपील है तो सेशन न्यायाधीश ही सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है, एडिशनल सेशन जज भी सुनेंगे। और वो दोष सिद्धि का मामला है, दोष मुक्ति 419, जब राज्य सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने ऐसे मामले जो कैसे थे संज्ञेय और अजमानती और मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्णीत किए गए थे, उन मामलों में जिला, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लोक अभियोजक को दिए गए निर्देश के मुताबिक अगर दोष मुक्ति की अपील प्रस्तुत हुई है तो सेशन कोर्ट अपील सुनेगा। और यहां दोष सिद्धि या दोष मुक्ति नहीं लिखा है, यहां यह लिखा है कि अपीलें कैसे सुनी जाएंगी, whether they are related with the conviction or acquittal, ठीक है, इट डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं। हां, यह भी हो सकता है कि दोष मुक्ति की अपील हुई हो, इनएडिकेट सेंटेंस हो या छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो और परिवादी या इंफॉर्मेंट, और ऐसा किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा किया गया हो, और परिवादी या इंफॉर्मेंट अंतर्गत धारा 413 या 372 अपील प्रस्तुत कर रहा हो, यह भी संभव है, ठीक है ना। यह भी संभव है कि मजिस्ट्रेट क्या अपील हुई हो, वो मजिस्ट्रेट क्या कन्विक्शन हुआ हो और कन्फेशन पर हुआ हो, तो दंडादेश की अपर्याप्तता, वो सॉरी दंडादेश के विस्तार और दंडादेश की वैधता, या फिर कन्फेशन पर गलत डिसाइड किया गया, इस इशू को लेकर अपील की गई हो तो भी सेशन में आएगी। हम बार बार जो दोहरा रहे हैं इन सारी बातों को इसीलिए क्योंकि यही पूछी जाएंगी। और जब भी ऐसा होगा
तो सेशन कोर्ट के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी, तो दैट विल बी हर्ड बाय सेशन जज और एडिशनल सेशन जज. यू कैन नॉट insist that because I have preferred the appeal before the session judge, then it must be heard by the session judge. You cannot say so. आप ऐसा नहीं कह सकते. और सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 देखें क्या कहता है. कहता है, अच्छा एक परंतु भी है इसमें, परंतु द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषी के विरुद्ध अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकेगी और निपटाई जा सकेगी. यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, यानी सीजेएम भी अपीलेट कोर्ट की ताकत का इस्तेमाल करेगा. और पहले यहां सहायक सेशन न्यायाधीश भी लिखा हुआ था पिछली सीआरपीसी में, क्योंकि अब सहायक सेशन न्यायाधीश समाप्त हो गया, तो सीजेएम. ठीक है, उन्होंने कहा कि सीजेएम भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इसके द्वारा कोई निर्णय है या दोषसिद्धि है उसके विरुद्ध अपील सुन सकेंगे. ठीक है, तो आपका और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, कहीं हो तो हमें जानकारी नहीं. अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अपर सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेंगे जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करे या जिन्हें सुनने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दे. यानी ये ठीक है कि आप देखें कानून किस हद तक मेरी बात को प्रमाणित कर रहा है. या ये तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान देखो हमारी किस हद तक हमारी मर्जी पूरी कर रहा है. ये कहते हैं कि भगवान देखो किस हद तक हम पर कृपा कर रहा है. शब्दावली विनम्र होनी चाहिए. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कानून मेरी बात को प्रमाणित कर रहा है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी बात कानून के मुताबिक किस हद तक है, ये आप यहां देखें. क्योंकि वो कहता है कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश अपील सुन सकेंगे, ये कहा उसने. लेकिन जरूरी उसने क्या लगाया कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2. अगर ये ना लिखता तो फिर एक गलतफहमी ये भी पैदा हो सकती थी. हालांकि पैदा हो सकती थी, यही कह रहा हूं, पैदा होती ही ऐसा नहीं कह रहा. ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब उतने ही मूर्ख होंगे जितने हम सोच रहे हैं. वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं. अगर ये न लिखा होता कि उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन, तो एक संभावना इस बात की थी कि एडिशनल सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते थे कि आप सीधे अपील उन्हीं के समक्ष प्रस्तुत कर दो और वो उसे सुन लें. यानी आपके विरुद्ध ऐसा आदेश पारित है जिसकी अपील सेशन के समक्ष हो सकती है, तो आप मेमो ऑफ अपील यानी अपील जैसे प्रस्तुत की जाती है उस तरीके का इस्तेमाल करके सीधे अपर सेशन न्यायाधीश या सीजेएम के समक्ष अपील सुन लो, प्रस्तुत कर दो और वे उसे सुन लें. ऐसा अर्थ निकाला जा सकता था. यद्यपि ऐसा निकालते तो यह विधिसंगत नहीं होता, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं तो आप सामान्य जीवन में भी कहते हैं कि हमने ये किया जरूर, लेकिन मेरी मंशा ये नहीं थी. और मेरी मंशा का अंदाज आप मेरे पूर्व के इतिहास से लगाइए. जब जब हमने ऐसा किया तब तब इस मंशा से नहीं किया. तो काम के पीछे मंशा भी देखी जाएगी. तो पीछे सेशन कोर्ट, ये अपीलेट कोर्ट या विचारण का न्यायालय है. और पीछे जब हम लोगों ने बीएनएसएस की शुरुआत की थी तो क्या लिखा था, वहां लिखा था कि प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा और उसमें, ठीक है, सेशन खंड होंगे. प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, ठीक है, और उसमें अनेक सेशन खंड होंगे, ऐसे करके लिखा था. और प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायाधीश होगा और जिस सेशन खंड के लिए जो सेशन न्यायाधीश होगा उस सेशन न्यायाधीश के सेशन खंड में अपर सेशन न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट हो सकते हैं.
यानी सेशन खंड किसका है? सेशन न्यायाधीश का। ठीक है, एक सेशन खंड में प्रधान या प्रमुख व्यक्ति कौन है? सेशन न्यायाधीश। तो अगर आपको अपील किसके न्यायालय में दी गई? सेशन न्यायाधीश में। ठीक है, सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में अपील आप कहां कर रहे हो? सेशन कोर्ट में। तो किसके समक्ष आनी चाहिए? हु इज प्रिजाइडिंग दैट कोर्ट, जो उस सेशन खंड में स्थापित सेशन न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है, उसी के न्यायालय में आनी चाहिए। लेकिन ये सब कैसे आएगा? इंटरप्रिटेशन से, ये सब निर्वचन से आएगा। अगर ये शब्द ना हो कि उपधारा 2 के उपबंधों के अध्ययन, अगर ये शब्द न हो तो ये सब कुछ आ तो जाएगा, लेकिन निर्वचन से। और जो चीजें निर्वचन से आएंगी वो कितने समय बाद आएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। विधि या विधि की प्रक्रिया, उसका अर्थ तो वही है जो मेनका गांधी में दिया गया, लेकिन विधि के और विधि की प्रक्रिया के उस अर्थ को आने में 27 बरस का समय लगा। 1951 में AK गोपालन डिसाइड हुआ और 1978 में आके मेनका गांधी डिसाइड हुई। इसीलिए निर्वचन से चीजों का आना ये बेहतर बात नहीं मानी गई है। इसीलिए विधायन ये सबसे बेहतर तरीका कानून के निर्माण का माना गया है, जबकि आपकी धारणाएं एकदम उलट हैं। आप ये मानते हैं कि विधायिका में तो अंगूठा टेक बैठे हुए, यही लिखते हैं ना आप लोग फेसबुक पे, कि वो तो सब गैर अनपढ़ से लोग हैं, क्योंकि आप इतने मूर्ख हैं। आपको ये नहीं मालूम कि जो है एक दिन लिख रहा था, घोर कांग्रेसी थे वो, कि राहुल गांधी में काबिलियत भले ही ना हो लेकिन उनकी डिग्री पर कोई शक नहीं कर सकता। तो हमने उनसे कहा कि इसमें से तो आपने खुद ही ये कह दिया कि काबिलियत और डिग्री का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप खुद कह रहे हो ना उनमें काबिलियत तो नहीं है लेकिन डिग्री पर शक नहीं है। तो इसका अर्थ ये निकला कि काबिलियत और डिग्री के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। जिसके पास डिग्री हो, ठीक है, वो नाकाबिल भी हो सकता है, और जिसके पास डिग्री न हो वो काबिल भी हो सकता है। तो तुम खुद ही कह रहे हो। और हमने कहा अगर तुम्हें इतनी ही अकल होती कि काबिलियत और डिग्री के बीच कोई संबंध नहीं होता, ये तुम अनुभव कर पाते, तो तुम कांग्रेसी ही नहीं होते। ठीक है, क्योंकि फिर तो बुद्धि हर जगह चलती ना, क्योंकि बुद्धि होगी तो हर जगह चलेगी, और नहीं तो फिर नहीं है। तो काबिलियत और डिग्री इसका कोई आवश्यक संबंध नहीं है। तो ऐसे ही जो निर्वचन से आएगा वो बहुत लेट आएगा, और आ भी जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हो सकता कोई ऐसा पहुंचे ही नहीं जो उस बात की तह तक पहुंचे। इतने विधायन जो आपके हिसाब से अनपढ़ लोग करते हैं, आपके हिसाब से वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका माना गया है कानून के निर्माण का। जजमेंट लॉ ये खराब माना है। जब आप विधायन, ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन। जब हम LLM करते थे तब ये टॉपिक होता था, एक विषय था, प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन, विधायन के सिद्धांत। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन कहते हैं कि जजमेंट लॉ ये अच्छा कानून नहीं है, क्योंकि जज साहब तो दुनियावी जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो उन्हें मालूम ही नहीं है। वो तो न्यू जर्सी में रह रहे हैं, ठीक है, वो तो न्यू जर्सी में रह रहे हैं, उन्होंने तो वो देखा ही नहीं, वो उस दर्द को अनुभव कर ही नहीं सकते, और जिसे अनुभव नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये मूर्खों का कथन है कि जजमेंट लॉ होना चाहिए। जजमेंट लॉ कहीं दुनिया के किसी कोने में अच्छा नहीं माना, ठीक है। इसीलिए क्या लिखा? कानून एकदम क्लियर रहता है। उसने कहा उपधारा 2 के उपबंधों के अध्ययन, ताकि ये निर्वचन की जरूरत न पड़े। और उपधारा 2 में उन्होंने क्या लिख दिया कि अपर सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नो डाउट अपील सुन सकेंगे, लेकिन केवल वही अपील है
जो सेशन न्यायाधीश उनके हवाले करे, और या फिर उच्च न्यायालय विशेष आदेश से कहे कि ये आप सुनेंगे। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनके समक्ष कोई अपील संस्थित नहीं की जा सकती और ना ही वे इस प्रकार संस्थित की गई अपील सुन सकते हैं। हमने कहा कि कचहरी या कोर्ट, दैट इज द प्लेस एट वेयर यू कैन सी द लॉ इन एप्लीकेशन। वो स्थान है जहां आप कानून के प्रयोग को देखते हैं। वो स्थान कानून के सीखने के लिए नहीं है, वो एप्लीकेशन ऑफ द लॉ उसे देखने के लिए। और इसीलिए आप कचहरी में देखते हैं, उन्होंने कहा ये तो सब बता देंगे वहां, ठीक है, जो कचहरी में बढ़िया से टाइपिस्ट हैं वो भी बता देंगे कि अपील तो सेशन कोर्ट में होगी, एडिशनल सेशन जज क्या थोड़ी होगी, तो सबको मालूम है बात। लेकिन क्यों होगी सेशन जज क्या? ये जो जानता है वकील वो है, लॉ एक्सपर्ट वो है, अन्यथा तो फिर टाइपिस्ट और वकील में कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, एनीबडी हु इज गोइंग रेगुलरली टू द कोर्ट, दे मे से, दे मे टेल, ठीक है, कि क्या होगा, व्हाट विल बी, कोई भी बता देगा। लेकिन जो कुछ होगा वो क्यों होगा, जो ये बताए वो है वकील। ठीक है ना। और इस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो फिर आप ज्यादा ठीक निष्कर्षों पर होंगे। ठीक है ना। तो 300 आपका 300 कह रहे हैं 400 ये आपका 22 हुआ। 423 अपील की अर्जी, मेमोरेंडम ऑफ अपील, पिटीशन। अर्जी का मतलब पिटीशन होता है। ठीक है, तो आप इधर देखें, हाँ कहता पिटीशन ऑफ अपील। अब पिटीशन ऑफ अपील भेद मतलब दायर कैसे होगी, वो मेमोरेंडम के माध्यम से होगी, ज्ञापन के माध्यम से। चीजों के प्रारूप समझने चाहिए। एप्लीकेशन अलग बात है, वो अलग प्रारूप में लिखी जाती है, और ज्ञापन अलग बात है। ज्ञापन में आप ये बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। एप्लीकेशन में आप ये बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ये तो बताते हैं, लेकिन उसकी कृपा मांगते हैं जिसके पास आप एप्लीकेशन अप्लाई करें। ज्ञापन में आप साधिकार अपनी बात कहते हैं, आपका अधिकार है, इसलिए कह रहे हैं। तो अपील की अर्जी ये कैसे प्रस्तुत होगी बता रहा है। प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित की गई लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी। अब यहां पर मेरी उस बात को बल मिल रहा है जो हम आपसे कहते हैं कि एप्लीकेशन लिखित ही हो, ये जरूरी नहीं है। हालांकि कचहरी में लिखित एप्लीकेशन फाइल करने का ही चलन है, लेकिन वो चलन दूसरे कारणों से है। उसका कारण हमने आपको बताया कि कई बार आप अपीलेट कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट के समक्ष ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि हमने लोअर कोर्ट में भी ये मांग की थी। क्योंकि जब हम लोग देखेंगे रिवीजनल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के समक्ष आने वाली गलतियों के संबंध में क्या क्या शक्तियां अपीलेट कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट को हैं और वे किस प्रकार व्यवहार करेंगी, ठीक है, या किस प्रकार वे व्यवहार करेंगे, तो वहां सबसे पहली बात यही आती है कि अगर न्याय की निष्फलता हुई है तभी अपीलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। और न्याय की निष्फलता हुई है, इसका सबसे बड़ा सबूत यह होता है कि क्या आप चिल्लाए। ठीक है, कहते हैं कि इनने तुम्हें मारा तो तुम चिल्लाए थे, शोर मचाया था। ये तो जनरल क्वेश्चन है। कोर्ट का सबसे क्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि तुम चिल्लाए थे, कौन कौन आया था। क्योंकि यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है मानव जीवन की, और यह हम अनुभव और ज्ञान से जानते हैं कि जब भी किसी के साथ कुछ भी बुरा होगा वो चिल्लाएगा।
ठीक है, तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था लोअर कोर्ट में जो अन्याय था, तो आप चिल्लाए जरूर होंगे। और कोर्ट में चिल्लाने से थोड़ी होता है। कोर्ट में तो चिल्लाना एप्लीकेशंस के माध्यम से होता है, ये कहने के माध्यम से होता है कि भाई नहीं नहीं ये गलत है, ये करिए। अब ये साबित करने की जरूरत पड़ रही है, और तुमने अगर ओरल तुम चिल्लाए थे तो वहां कैसे साबित करोगे? इसलिए वहां लिखित एप्लीकेशन देने का चलन होता है। अदरवाइज एप्लीकेशन का मतलब मौखिक निवेदन भी होता है। और ये इस बात से पता लग रहा है कि चूंकि अपील एक महत्वपूर्ण अधिकार है, एक ही मिलेगी। और अगर हम ये नहीं लिखेंगे कि लिखित अर्जी के माध्यम से अपील की जाएगी, तो हो सकता है व्यक्तियों के साथ अन्याय हो, क्योंकि सेशन जज महोदय कहें उसे अपील करने का अधिकार दे ही नहीं, और कहें साहब इनने मौखिक की थी, हमने रिजेक्ट कर दी। इन्होंने मौखिक की थी, हमने सुन ली और रिजेक्ट कर दी, तो उसका तो गया मामला, आप तो दोषसिद्धि भुगते। ठीक है, इसलिए प्रमाण रहे। ठीक है, कानून वंचितों के पक्ष में है, कानून शोषितों के पक्ष में है, कानून कमजोरों के पक्ष में है। जो दोषसिद्ध हुआ है वो कितना भी काबिल क्यों न हो, या उसकी स्थिति कमजोरी ही है, क्योंकि अब तो स्वतंत्रता ही चली गई। दोषसिद्धि होते ही तो तुम जाओगे जेल। ठीक है, अगर जेल न भी गए, जुर्माने का पनिशमेंट हुआ, तो भी तुम खुद नहीं कर पाओगे कुछ। कानून का जानकार चाहिए। ठीक है, और तुम्हारे साथ अन्याय होने की संभावना रहेगी, इसलिए कानून स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो रहा है, और तुम्हारे पक्ष में उस तरह खड़ा हो रहा है जैसे छोटे बच्चे का मुंह पकड़कर दबाकर जबरदस्ती दवाई पिलाई जाती है, तो वो छोटे बच्चे के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। उसकी तुम्हारी स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध तुम्हारे हक में लगाने की जरूरत ही महसूस होती। कोरोना में कहा था घर से बाहर निकलोगे डंडे मारेंगे, वो तुम्हारे हक में था, तुम मान नहीं रहे थे, तो फिर डंडा ही एकमात्र तरीका बचा था। इसलिए यहां कहा लिखित अर्जी, लिखित अर्जी, मौखिक कोई नहीं करेगा अपील। तुम करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। बस कानून की यही सीमाएं समझनी जरूरी होती। आपको लगता है कि हम जो चाहें वो करें, जैसे अभी हम सुबह पढ़ रहे थे, बोले अभी हम अखबार देख ही रहे थे, उसमें खबर छपी है कि जो कश्मीर में मारे गए लोग हैं उन्होंने आतंकियों को क्षमा कर दिया। इसलिए भारत सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही क्षमा कर दिया। ठीक है, तो सवाल यह है कि उन्होंने क्षमा कर दिया तो भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करेगी तो फिर सैनिक मरेंगे ही भाई, तो होगा ही होगा। युद्ध अच्छी चीज तो नहीं है, तो दोनों तरफ नुकसान देती है, तो उस नुकसान से बचना चाहिए। उन्होंने क्षमा कर दिया। अभी मूर्खों को यह नहीं मालूम कि ये तुम्हारे आत्मगत विषय नहीं है, ये वस्तुगत विषय है। राष्ट्र का सम्मान ये वस्तुगत विषय है, तुम्हारे निर्णय लेने का सवाल नहीं है, ये स्वयं सरकार के निर्णय लेने का सवाल नहीं है, ये वस्तुगत तरीके से निर्धारित है। ये ऑब्जेक्टिवली पूरे दुनिया में निर्धारित है कि किसी राष्ट्र के स्वाभिमान पर जब चोट की जाए तो उसे किस ढंग से जवाब देना चाहिए। तो ये किसी प्राइम मिनिस्टर की इच्छा की बात नहीं है, ये किसी पीड़ित की इच्छा की भी बात नहीं है। और ये क्रिमिनल ट्रायल में भी लोगों को समझ में नहीं आता। बोले हमने तो मुकदमा चलाना ही नहीं। तुम होते कौन? एक चीज वस्तुगत होती है, ये तुम्हारे आत्मगत निर्णय का क्षेत्र ही नहीं है, ये वस्तुगत निर्णय का क्षेत्र है। तुम क्या चाहते हो इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिवली निर्धारित है, वस्तुगत तरीके से निर्धारित है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में जहां राष्ट्र के स्वाभिमान पर चोट की गई हो, वहां किस प्रकार से उत्तर दिए जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिवली तय और उसी प्रकार से व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो चीजें ऑब्जेक्टिवली तय की जाती हैं,
यहां भी ऑब्जेक्टिवली तय है, तुम्हारी सोच का कोई अर्थ नहीं है। तुम कहो तब हम तो मौखिक ही करना चाहते हैं अपील, तो तुम सोचते रहो, तुम कहते रहो। यहां ऑब्जेक्टिवली लेट डाउन हुआ है कि इफ यू वांट टू फाइल द अपील, ठीक है, आप मत करो फाइल, ये आपका लीगल राइट है। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट के बीच अंतर ही यही है। यू कैन वेव द लीगल राइट बट यू कांट वेव द फंडामेंटल राइट। आप फंडामेंटल राइट को नहीं छोड़ सकते, लीगल राइट छोड़े जा सकते हैं, तो आपका लीगल राइट है ये। इफ यू वांट टू वेव दैट, यू मे वेव दैट, बट इफ यू वांट टू एंजॉय दैट, इफ यू वांट टू एक्सरसाइज दैट, then you must exercise that in the manner which is provided at here. You must file the memorandum of appeal in written. आपको अपील की अर्जी लिखित रूप में ही देनी होगी। क्यों? ये कह रहे हैं कि प्रत्येक अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित की गई, और दो ही लोग दे सकते हैं, whether you may present the petition of appeal or your advocate, nothing, ठीक है, no one else, अन्य कोई भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस ढंग से कानून को पढ़ना यह आपकी आदत नहीं। जो लिखा है आप सिर्फ उतना पढ़ते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब हो सकता है वो नहीं, आप देखते ही नहीं। और आपसे अपेक्षित यही है कि जो लिखा है उसका मतलब क्या है, उसे भी देखें। जब उसने कहा कि ओनली यू आर योर एडवोकेट, मीनिंग देयर बाय ही इज आल्सो सेइंग दैट नो वन एल्स एक्सेप्ट देन यू एंड योर एडवोकेट मे फाइल द अपील। वो ये भी कह रहा है तो आप किसी की ओर से अपील प्रस्तुत नहीं कर सकते until and unless he has signed your वकालतनामा। ठीक है, आप किसी की अपील नहीं फाइल कर देंगे। ठीक है, तो कहता है प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसका अधिवक्ता द्वारा उपस्थित की गई लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी, और प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ जब तक वह न्यायालय जिसमें वह उपस्थित की जाए अन्यथा निर्देश न दे, उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। ये महत्वपूर्ण सेक्शन है, ये महत्वपूर्ण सेक्शन का महत्वपूर्ण भाग है। कहता है प्रत्येक अपील लिखित रूप में व्यक्ति के द्वारा या उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, और सामान्य तौर पर, ये सामान्य तौर पर शब्द नहीं लिखे, लेकिन लिखा यह कि जब तक न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे। इसके मतलब न्यायालय अन्यथा निर्देश दे तो कुछ और भी हो सकता है, तो जो और हो सकता है वो एक्सेप्शनल है। जब न्यायालय निर्देश देगा तो जो कुछ होगा वो एक्सेप्शनल है, और जनरली जो होगा वो होगा जो न्यायालय जिसके बारे में कोई निर्देश नहीं देगा। इसका मतलब सामान्यतः नियम यह होगा कि जब भी आप अपील की अर्जी प्रस्तुत करेंगे तब अपील की अर्जी के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि लगाएंगे जिस आदेश के विरुद्ध आप अपील कर रहे हैं। ये नहीं देखो आप पहले दिन हो इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे, आप अगर जब कंप्लीट ध्यान के साथ सुनोगी तब मुश्किल होगी समझने में, अगर सुना ही नहीं तब तो बहुत मुश्किल होगी। जब इसे कंप्लीट ध्यान के साथ सुना तो कम से कम 1 महीना लगेगा समझ में आने में, लेकिन अगर सुना ही नहीं तब तो बात ही अलग हो जाएगी, तब तो बहुत गड़बड़ होगा। इसलिए सुनिए, समझ में आए ना आए, आने का कोई सवाल भी नहीं है। जब अपील ही नहीं मालूम, जजमेंट ही नहीं मालूम, तो आने का सवाल भी नहीं है। लेकिन फिर भी सुनिए, क्योंकि शुरुआत कहीं से भी हो करनी तो पड़ेगी। ठीक है, तो सामान्य नियम यह होगा कि जजमेंट के वो उसकी प्रतिलिपि ये अपील की अर्जी के साथ होगी, लेकिन अगर न्यायालय अन्यथा निर्देश दे तो नहीं भी होगी। ठीक है, न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे तो सामान्य कंडीशन ये है कि जिस अपील की अर्जी के साथ उस निर्णय की प्रतिलिपि होगी,
इसीलिए जनरली आप कोर्ट में देखते हैं तो जजमेंट की कॉपी उसके साथ होती है, लेकिन एक्सेप्शनली अगर न्यायालय निर्देश दे तो अपील की अर्जी के साथ उस निर्णय की प्रतिलिपि नहीं भी होगी। और बस यहीं पर उन लोगों की बात सच लगने लगती है कि कानून अमीरों का पक्ष लेता है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या लिखा, न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे तो निर्णय की प्रतिलिपि होगी। तो हमने अपनी 50 साल की उम्र में, 50-52 साल की उम्र में केवल सलमान खान का मामला देखा जिसमें न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि अपील की अर्जी बिना लोअर कोर्ट की निर्णय की प्रतिलिपि के प्रस्तुत कर दी जाए, केवल सलमान खान के। क्योंकि जब अपील प्रस्तुत हो जाएगी तभी अपील में बेल मांगी जा सकती है। अपील में बेल कब मांगी जा सकती है? जब अपील तो हो, अपील ही नहीं है तो बेल काहे बात है? क्योंकि बेल स्वतंत्र राइट तो नहीं है, पहले तो आप कस्टडी में आएंगे तब बेल की बात शुरू होती है। काला वो हिरन या किसी मसले में बंबई सेशन कोर्ट ने उन्हें दोष सिद्ध किया। बंबई में भी बंबई उच्च न्यायालय था, क्योंकि निर्णय सुनाया जाएगा तुरंत प्रतिलिपि तैयार नहीं हो जाएगी, उसमें कुछ समय, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कितना भी जल्दी करो लगी जाएगा। और न्यायालय निश्चित समय तक बैठता है। अपील प्रस्तुत नहीं हो सकती थी उस समय में, तो उन्हें कहा जाता है जेल, क्योंकि दोष सिद्ध तो हो ही गया। ठीक है, तब न्यायालय ने अन्यथा निर्देश दिया और खाली अपील की अर्जी प्रस्तुत की गई, केवल अपील की अर्जी, निर्णय की प्रतिलिपि उसके साथ प्रस्तुत नहीं हुई। न्यायालय ने अन्यथा निर्देश दे दिया और चूंकि अपील की अर्जी प्रस्तुत हो गई तो अपील प्रस्तुत हो गई, अपील दर्ज कर ली गई और जैसे अपील दर्ज हुई वैसे बेल लग जाएगी और वैसे ही बेल मिल गई। आज तक अन्य किसी मामले में हमने इस सेक्शन में न्यायालय को अन्यथा निर्देश देते देखा ही नहीं। ठीक है, यहीं पर बस ये लगना शुरू होता है। और आप ये घटनाक्रम बताने का एक और कारण भी था कि आपको ये विश्वास में आना चाहिए कि ऊपर जो बड़े बड़े मामले होते हैं इनमें जादू नहीं होता है, जो कुछ होता है इसी कानून के मुताबिक होता है। आप ऐसे मानते हैं कि उनके मामले तो जादू हो गया, अखबारों से आप पढ़ते हैं और बताते हैं अखबार में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत पहले ऐसा कह चुके हैं। ठीक है ना, तो आपका कहता है कि उस आदेश निर्णय की प्रतिलिपि होगी। और क्यों होगी? क्योंकि जजमेंट में कारण दिए होंगे कि वो जो जजमेंट पारित किया गया क्यों पारित किया गया, और उसके आधार पर अपीलेट कोर्ट यदि बेल देना चाहे या कोई अन्य अंतर्वर्ती आदेश पारित करना चाहे। अंतर्वर्ती आदेश क्या होता है, इंटरिम ऑर्डर क्या होता है, यह अब रिवीजन शुरू ही होने वाला है, उसमें बात करेंगे। लेकिन अन्य कोई अंतर्वर्ती आदेश देना चाहे तो न्यायालय आसानी से वो अंतर्वर्ती आदेश दे सके, उसके सामने कुछ तो हो, क्योंकि रिकॉर्ड तो इसके बाद आएगा, उसके सामने कुछ नहीं है। अपील की अर्जी है कर्ज, वो कैसे तय करें कि बेल दें हम या ना दें? ठीक है, या तो रिकॉर्ड मंगाए, और रिकॉर्ड मंगाने में समय लगेगा। स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, तुरंत फैसला होना चाहिए। या कोई अन्य अंतर्वर्ती आदेश देना जरूरी है तो वो आदेश कैसे दे? इसके लिए जरूरी किया गया है अपील की अर्जी के साथ निर्णय की प्रतिलिपि होगी। निर्णय की प्रतिलिपि में कारण डिस्कस होंगे, एविडेंस डिस्कस होगा, तो उसे कुछ तो सहायता मिलेगी। लेकिन अन्यथा निर्देश दे, कोई एक्सेप्शनल मामला हो तो एक्सेप्शनल मामले में अपील की अर्जी के साथ निर्णय की प्रतिलिपि देने के नियम से छूट भी मिल सकती है। ठीक है, और इन एक्सेप्शंस के आधार पर ही समाज में जो कुछ होता है वो चलता है। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।